A very good morning, dear students. This is Paramjeet. We are doing chapter number 7, that is the double entry system. Today we will discuss some numericals and evaluation of double entry system. So, students, let's start. This is the illustration number 1. Classify the following account into personal, real or nominal accounts. First of all, revise the 3 golden rules. First one was personal account. Debit the receiver, credit the giver. It means that is related to the person, okay, human being. यानी कि इससे रिलेटेड कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, उसकी बैंक से रिलेटेड अकाउंट, डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट से रिलेटेड है ये, ओके. नेक्स्ट सेकेंड वन इज अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट इज रिलेटेड टू द एसेट्स, एक्सेप्ट एक एसेट को मैंने कहा था छोड़ के, किसको, दैट इज अ डेटर्स. एक डेटर्स को छोड़ के बाकी सारी एसेट अकाउंट, जैसे कि जिसमें करंट एसेट्स भी आ जाएंगी आपकी, फिक्स्ड भी, ठीक है, और सभी तरह के एसेट जैसे कि कैश है, फर्नीचर है, गुडविल, पेटेंट्स वगैरह सब आ जाएंगे. थर्ड अकाउंट दैट इज आपका है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का जो आपका रूल है दैट इज द डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. तो इसमें आपके सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड जैसे कमीशन है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, एट्सेट्रा, ये सब से रिलेटेड है ये आपका अकाउंट. पर्सनल में एक वन थिंग मोर, आपको मैंने 3 तरह के इसमें करवाए थे टाइप्स इसके पर्सनल के, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. और रिप्रेजेंटेटिव में आपके पास जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए थे दैट वाज आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस एट्सेट्रा, या एक्रूड इंटरेस्ट, ये सब मैंने इसमें आपको एग्जांपल्स कराए थे. क्या है इसका मीनिंग ये भी आपको क्लियर कर दूँ मैं. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप. फॉर एग्जांपल इसमें हम ये अगर देखें कि इफ़ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू द एम्प्लॉयज़, तो अमाउंट पेएबल टू दीज एम्प्लॉयज़ विल बी एडेड एंड पुट अंडर वन कॉमन टाइटल दैट इज अ सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट. अब ये अकाउंट क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ ऑल द पर्सन्स टू होम सैलरी हैव टू बी पेड, जिनको भी सैलरी पे करनी है. सो दिस इज देयरफॉर द टर्म्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके. सो इसके अंदर हम और भी कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं. प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक्रूड इंटरेस्ट है, या फिर अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट है, ठीक है. तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को भी आपने पर्सनल में इंक्लूड करना है, ओके. नाउ लेट्स चेक, लेट्स सी कि कौन कौन से इसमें अकाउंट्स हैं. फर्स्ट वन है कैपिटल, दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल. सेकेंड है ड्राइंग्स, drawing also related to personal. Third is cash paid is related to asset, so that is will be under in real account. Fourth is the cash receipt, also in real account. Commission paid, that is the expense, also that is related to the nominal account. Next is commission received, that is related to nominal. Purchase account also, purchase is also expense. Sales account also related to revenue, that is also will be under in nominal account. Next है furniture, that is related to real account, this is the asset. Cash also asset, bank also asset, but बैंक और कैश में एक डिफरेंस है. बैंक जो है वो किसी पर्सन के नाम से उसके अंदर अकाउंट होगा, तो बैंक विल बी पर्सनल, तो बैंक जो है वो आपका पर्सनल होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल है, डेटर्स अकाउंट भी पर्सनल है, क्रेडिटर्स भी पर्सनल. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा. तो गुडविल इज़ द एसेट, सो दैट्स वाई ये आपका रियल अकाउंट के अंडर आएगा. पेटेंट्स ऑल्सो एसेट, ये भी आपका रियल अकाउंट के अंडर आएगा. सैलरी अकाउंट ये आपका एक्सपेंस है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा. सैलरी आउटस्टैंडिंग, अभी भी मैंने आपको ये क्लियर किया, रिप्रेजेंटेटिव, तो ये आपका पर्सनल के अंडर आएगा. नेक्स्ट है इंश्योरेंस अकाउंट. इंश्योरेंस अकाउंट जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा. और इंश्योरेंस प्रीपेड दैट विल बी, ये आएगा आपका प्रीपेड है तो किसके अंडर आएगा, दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल. रिप्रेजेंटेटिव है ये भी, तो पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा ये. नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, मतलब बैड डेब्ट्स नहीं है तो ये भी लॉसेज है आपके.
लॉसेस आपके किसके अंडर आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंडर। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आपकी इनकम है तो गेन है, तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये इलस्ट्रेशन जो है वो करनी है। इससे रिलेटेड आपके पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है लास्ट में, तो स्टूडेंट्स यू विल डू दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द advantages of double entry system. That is a very easy topic. You can read this topic. If you feel any query or if you face any query, you can ask from me. First point, that is a scientific system. जो सिस्टम हम इसमें यूज़ करें डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमने तीनों रूल्स किए हैं, उन रूल्स को अप्लाई करते हुए मैंने आपको एंट्रीज भी कराई हैं। ये साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिक पे बेस्ड है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, इसमें जो भी हम ट्रांजेक्शन करें उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। इसको दो इफेक्ट आते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तीनों अकाउंट्स में इसके शो होगा। तीन तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसकी हेल्प से हम आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से वी विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड देन वी विल प्रिपेयर समथिंग, जैसे और चीज़ें भी हम इसमें नॉलेज लेने के लिए वेरियस इन्फॉर्मेशन, जैसे अबाउट सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओके, रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन तो मेंटेन करते हैं ये, और भी काफ़ी सारे अकाउंट्स इसमें हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, बिकॉज कुछ भी इसमें अगर फ्रॉड किया जाएगा तो वो बहुत ही जल्दी जो है वो पकड़ लिया जाएगा। इसमें मतलब आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपके मैच नहीं होंगे। ऐसे ही लीगल अप्रूवल, इसमें जो है ये लीगल अप्रूव्ड है, जैसे कि कंपनीज़ का है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये मेंटेन करती हैं अपने अकाउंट्स सिस्टमेटिकली, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी को भी ये उन्होंने टैक्स पे करना होता है, तो मेंटेनेंस जो है इनकी प्रॉपर होती है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंट्री एज एविडेंस के तौर पे इनको आगे प्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी है, तो ये अंडर दिस सिस्टम जो है सेपरेट अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर है, इनकम है। तो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सही सिस्टम है। इसमें इजीली आप कंपेयर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर से अपनी बैलेंस शीट को मैच कंपेयर कर सकते हो। सो हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कंपैरिजन के बाद जो भी आपको लगती हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं या जो हमने फेस की हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे के जो न्यू डिसीजंस इसमें हम लेते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ये सभी तरह के बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। ऐसे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब होता है भूल जाना। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पे ही ये इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसी एरर ऑफ कमीशन है। इफ़ रॉन्ग अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड, जैसे 100 की जगह 1000 ले लिया, तो भी इसका दोनों साइड पे सेम इफेक्ट रहेगा और आपकी ये एरर नहीं मिल पाती इस केस में। और एरर ऑफ प्रिंसिपल, सपोज अगर आपने किसी एक्सपेंस की जगह पर उसकी एसेट में उसको कर दिया है, जैसे मशीनरी की रिपेयर कराई और उसको एक्चुअल में रिपेयर में दिखाने के बजाय आपने मशीनरी में दिखा दिया होगा, तो साइड तो ये सेम है, आपकी डेबिट साइड में ही आपने शो किया, बट स्टिल इसका अकाउंट जो है वो रॉन्ग होगा। लेकिन इसमें मिस्टेक जो है वो मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कंपनसेटिंग एरर है इसकी एक एरर की वजह से दूसरी एरर जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से इसकी काफ़ी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ रिवाइज दिस टॉपिक एंड डू दिस एक्सरसाइज. This is the objective type questions and that is the practical questions. Okay, thank you so much. Have a nice day.